हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आ गए हैं पॉलिटी का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें क्या बात करेंगे हम। अभी तक हमने बात किया था लास्ट क्लास में तीन क्लासों में आपका पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और अब आज हम बात कर रहे हैं शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, क्योंकि इनसे ही ऐसे एरिया कवर करते जा रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक एकदम बेसिक है, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सबसे इसी एरिया से आते हैं। आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, एटलीस्ट एक दो सवाल तो आना ही आना है। तो हम स्टार्ट करते हैं सेशन। तो शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम बात करते हैं तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आपके शेड्यूल हुआ करते थे। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आपके 8 शेड्यूल थे आपके ओरिजिनली। फिर लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या हुआ, आपके प्रेजेंट टाइम में आपके इस समय कितने शेड्यूल हैं, 12 शेड्यूल हैं। तो जिसमें से आपका ऐड कौन सा, 9th शेड्यूल, 10th, 11th एंड 12th जो शेड्यूल हैं, इनको क्या किया गया था, ऐड किया गया था। ठीक है। तो 9th शेड्यूल कब ऐड किया गया था, 51st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सॉरी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था एक्ट 1995 में, 51 में। ठीक है। फिर इसके बाद जो 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जोड़ा गया है, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1985 में। फिर इसके बाद जो ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, और ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था। कौन सी ईयर में, 1992 में। ठीक। तो ये आप देख रहे हैं कि ये 12th शेड्यूल और प्रेजेंट में है, तो अब इनके बारे में डिटेल में हम जाके देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे फर्स्ट शेड्यूल की बात करते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या दिया है, टेरिटरीज़। ठीक है। तो इसमें फर्स्ट शेड्यूल में दिया आपका टेरिटरीज़। टेरिटरीज़ में क्या क्या दिया आपका, स्टेट दिया है एंड यूटीज़, यानी कि स्टेट का क्या होगा, स्टेट की बाउंड्रीज़, और दूसरा जुरिडिक्शन, जुरिस्डिक्शन होगा आपका। तो ये आपका पहला शेड्यूल है। फिर इसके बाद जो सेकंड शेड्यूल है आपका, उसमें दिया गया आपका एमोलूमेंट्स। क्या दिया गया है, एमोलूमेंट्स, अलाउंसेस ऑफ सर्टेन पोस्ट के लिए दिया गया। जैसे अलाउंसेस ऑफ किसके किसके लिए दिया गया है, एक है प्रेसिडेंट आपका, यानी कि उनके क्या भत्ते होंगे, क्या उनको बेनिफिट्स होंगे, या क्या अलाउंसेस जो होंगे उनको, ये सब दिया गया है। किसमें किसके किसके बारे में दिया गया, सेकेंड शेड्यूल में प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया आपका। फिर इसके बाद क्या गया है, स्पीकर दिए गए हैं, स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर हो गए आपके लोकसभा के। फिर इसी तरह चेयरमैन हो जाएंगे आपके एंड डिप्यूटी चेयरमैन हो जाएंगे ऑफ राज्यसभा के। फिर इसी तरह से स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर किसके हो जाएंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली के। फिर इसके बाद चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन किसके हो जाएंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल के। और एक और दिया गया इसमें, फिर से और किसको दिया गया है आपका, जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस का भी दिया गया इसमें। और दूसरा लास्ट दिया गया जो सीएजी के बारे में, यानी कि सीएजी के जो अलाउंसेस क्या होंगे वो दिया गया है। तो सेकेंड शेड्यूल में आपका ये दिया गया है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड शेड्यूल है आपका, थर्ड शेड्यूल में दिया गया है आपका ओथ अफर्मेशन। ओथ एंड अफर्मेशन। ठीक है। तो इसमें किसके किसकी बारे, ओथ के बारे में बात की गई है। जैसे आपके मिनिस्टर्स की ओथ होती है, मिनिस्टर्स की ओथ है आपकी। फिर जैसे कि जो भी कैंडिडेट क्या करता है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना होता है जिसको भी, यानी कि जो बंदा इलेक्शन में कैंडिडेट लड़ना चाहता है, इलेक्शन लड़ना चाहता है, यानी कि कैंडिडेचर जो होगा उसके लिए भी ओथ भरनी पड़ती है। यानी कैंडिडेट्स
ओथ होगी। हु किस इलेक्ट करना चाहता हो, कहाँ पार्लियामेंट में अगर बनना चाहता हो, या फिर आपका कहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्शन लड़ना चाहता हो। फिर या कोई भी क्या हो सकता है, या फिर एमपी हो सकता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो सकता है, या फिर एमएलए होता है, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो सकता है। और इसी में क्या होगा, ओथ किसकी किसकी और भी दी है, जजेज दी है, जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट दोनों के जजेस के बारे में भी दिया गया है। तो ये सारा जो दिया कि इसमें ओथ और अफर्मेशन, आप ध्यान रखिएगा क्वेश्चन यही आता है कि शेड्यूल थर्ड में कौन सा नहीं दिया है जनरली, तो वो ऑप्शन उसमें क्या होता है, प्रेसिडेंट होता है। तो प्रेसिडेंट वाला जो ऑप्शन है वो आपका रॉन्ग हो जाता है, यानी कि वही ऑप्शन पूछता है कि नहीं है, तो किसमें नहीं है, इनकी ये हमेशा याद रखना ज़रूरी है कि पूछता जनरली यही है कि कौन से शेड्यूल में, यानी थर्ड शेड्यूल में किसका जो है ओथ और अफर्मेशन या दिया गया है कि नहीं दिया है। तो बस ऑप्शन बना के आपको देगा। तो इस तरह से ध्यान रखना कि किसकी दी गई, मिनिस्टर्स की दी गई है, कैंडिडेचर जो लेता है इलेक्शन कंटेस्ट करता है उसकी दी गई है, या चाहे वो पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रहा हो, या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव का लेजिस्लेचर का इलेक्शन हो, या फिर वो एमपी हो, या फिर एमएलए हो, या फिर जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो, या फिर सुप्रीम और हाई कोर्ट हो। तो ये आपको हमेशा याद रखना। और साथ ही साथ एक और है आपका सीएजी का भी, इनका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होता है उनका भी ओथ और अफर्मेशन होता है। ठीक है, यानी कि इस तीसरे शेड्यूल में दिया गया है। अब फोर्थ शेड्यूल में क्या है, फोर्थ शेड्यूल में आपको बहुत छोटा सा चीज़ है कि इसमें क्या दिया गया है, इस एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा में जो सीट्स हैं उनका एलोकेशन दिया गया है। जैसे यूपी की मैक्सिमम सीटें अगर पूछा जाए कहाँ पर है, तो मैक्सिमम सीट अगर कहाँ पर है राज्यसभा की, यानी कि मैक्सिमम सीट जो है ऑफ राज्यसभा कहाँ पर है, यूपी में कितनी है, 31 है। फिर जैसे महाराष्ट्र में इसके बाद है, इसके बाद कहाँ पर है, 19 महाराष्ट्र में है। फिर तमिलनाडु में भी है, तमिलनाडु में कितनी है आपका, 18 है। फिर इसके बाद बिहार है आपका, और वेस्ट बंगाल है, यहाँ पर कितनी है, 16 है। तो अभी 2020 में जो क्वेश्चन आया था आपने याद होगा, तो उसमें भी ऐसे सीट्स पूछा गया था, यानी गुजरात की सीट्स पूछी गई थी, कर्नाटक दिया गया था, एक तरफ स्टेट का नाम दिया गया था राज्यसभा, और पंजाब, राजस्थान और पंजाब का नाम दिया गया। तो गुजरात में जैसे सीट थी 10, कर्नाटक में आपकी 12, राजस्थान में 10 थी, और गुजरात में आपकी 11 सीट्स हैं, और पंजाब में 7। तो इस तरह ये को 2020 में क्वेश्चन आया था। तो हमेशा ये भी याद रखना है कि किस एरिया में, अगर खासकर वो ध्यान रखना है कि जब वहाँ पे कोई ऐसा इलेक्शन कंटेस्ट हो रहा हो राज्यसभा का या लोकसभा का, तो हमेशा जनरली ध्यान देना है हमको कि वो कहाँ पे पूछ सकता है। मैचिंग डायरेक्टली पूछा है, उसने पूछा था 2020 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं। शेड्यूल अब आता है फिफ्थ। फिफ्थ में क्या दिया गया है, एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ के बारे में दिया गया, एडमिनिस्ट्रेशन इन शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज। ठीक है, यानी कि फिफ्थ शेड्यूल में क्या दिया गया है, इसे स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया कहाँ पर, इन शेड्यूल्ड एरियाज और इन ट्राइबल एरियाज में। तो ये हम देखेंगे, शेड्यूल्ड एरिया जैसे प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं, गवर्नर उसकी रिपोर्ट देते हैं, तो कैसे, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट जो आपका 6 है। 6 शेड्यूल में क्या दिया गया है, अदर शेड्यूल्ड एरिया के बारे में दिया गया है, यानी कि कौन से शेड्यूल्ड एरिया, अदर शेड्यूल्ड एरिया कौन से हैं, अदर शेड्यूल्ड एरिया के बारे में बात की गई है। कौन कौन से हैं, जैसे मिज़ोरम, मेघालय आपका है, आसाम है आपका, त्रिपुरा है, और मिज़ोरम। तो आपको अगर याद ना रख हो पाए तो ऐसे याद कर सकते हैं, क्या, मेरा आसामी मित्र।
मे से रा से मतलब मे है यहाँ पे क्या हो गया, मेघालय। हिंदी में आप याद कर सकते हैं इसको कैसे, क्या हो जाएगा ये आपका, मेघालय हो गया आपका। आसामी तो जस्ट नाम से ही दिख रहा है, यानी कि आसाम हो गया। फिर आप ये ध्यान रखिए अलग अलग करना है, मी से क्या है, मिज़ोरम, और दूसरा आपका त्री से क्या है, त्रा से त्रिपुरा। तो ये याद रख सकते हैं, यानी कि मेरा आसामी मित्र, यानी मेरा से मतलब मेघालय है, आसामी से आसाम है, त्रिपुरा मित्र से मीम से मिजोरम है, त्रिपुरा से त्रिपुरा। यानी कि इन शेड्यूल एरिया जो 4 स्टेट्स हैं, इन शेड्यूल एरिया के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में स्पेशल और अदर शेड्यूल एरिया जो कहा जाता है वो कहाँ पे, यानी कि स्पेशल प्रोविजन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इन द इन शेड्यूल्ड एरिया कौन से, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं अच्छे से, और यही ट्रिक आप याद अपना सकते हैं कि मेरा आसामी मित्र, मेरा से मतलब मिज़ोरम आपका, आसामी मतलब आसाम, और मी से मिज़ोरम है, ती से त्रिपुरा। ठीक है, तो आप बढ़ते हैं 7 शेड्यूल के बारे में। नेक्स्ट शेड्यूल आपका है 7 शेड्यूल। तो 7 शेड्यूल में जब आप पहुँचे तो 7 शेड्यूल में क्या दिया गया आपका, प्रोविजंस टू डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट। यानी कि इसमें क्या दिया गया है, 7 शेड्यूल में प्रोविजंस किसके किसके दिए गए हैं कि जो पावर का डिवीज़न है, डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, यानी कि किस सब्जेक्ट पे। तो इसमें क्या दी गई, 3 लिस्ट दी गई हैं आपकी। कौन सी लिस्ट हैं, पहले क्या, यूनियन लिस्ट जैसे आपका, फिर स्टेट लिस्ट और कॉनकरेंट लिस्ट। ठीक है, तो इस यूनियन लिस्ट में क्या है कि जो भी सब्जेक्ट जो मेंशन होंगे वो कौन से, यानी कि यूनियन यानी कि पार्लियामेंट विल मेक फॉर लॉ। तो यानी कि इसमें क्या करेगी, पार्लियामेंट लॉ बनाएगी। स्टेट लिस्ट में क्या है, लेजिस्लेचर जो होगा, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो लॉ बनाएगा। और कॉनकरेंट में बोथ कैन मेक लॉ ऑन दीज सब्जेक्ट। यानी कि जो कॉनकरेंट लिस्ट है वो उसमें क्या कर सकते हैं, दोनों ही, यानी कि जब जैसे कभी यूनियन में का कोई लॉ है और स्टेट में कोई लॉ है किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके, तो जब पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके अगर उनको रिक्वायरमेंट है, यूनियन ने कोई लॉ नहीं बनाया है अभी तक, तो उसमें क्या कर सकती है, स्टेट और गवर्नमेंट यानी स्टेट जो लेजिस्लेचर है वो एक लॉ बना सकती है और वो उस स्टेट में प्रिवेल करेगा। अगर ये भी हमको याद रखना हो, अगर उसी सब्जेक्ट पे यानी कि सेम सब्जेक्ट पे अगर यूनियन गवर्नमेंट ने वो लॉ बना दिया है तो वो उसका नल एंड वॉइड हो जाएगा, और यूनियन गवर्नमेंट का जो लिस्ट जो भी लॉ बन के आएगा वो पूरे कंट्री में अप्लाई हो जाएगा। तो ये बस ध्यान रखना है। तो कॉनकरेंट लिस्ट जो है आपका बोथ बना सकते हैं सब्जेक्ट्स उसमें जो भी मेंशन होंगे, लेकिन बस ध्यान रखना है कि हमें बोथ बना सकते हैं, लेकिन अगर सेंटर ने उसके बाद जैसे कोई स्टेट ने किसी एक स्टेट ने बनाया आपका वो लॉ, और वो बनाने के बाद उसके बाद किसी उसी सब्जेक्ट पे अगर यूनियन गवर्नमेंट ने कोई लॉ बना दिया तो वो आपका स्टेट गवर्नमेंट का लॉ एंड हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा, और यूनियन गवर्नमेंट का लॉ जो होगा प्रिवेल हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉनकरेंट लिस्ट। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा फैक्ट है, एक रेसिडुअरी लिस्ट जो होती है, कौन सी, रेसिडुअरी, यानी कि जो भी सब्जेक्ट है मान लीजिए आप, तो वो लिस्ट जो है वो कभी किसी सब्जेक्ट पे मेंशन नहीं हुआ। जैसे इंडिया जब इंडिपेंडेंट आज़ाद हुआ 1947 में, तब तो आपने कभी सुना नहीं था उस समय कोई इंटरनेट, कोई आईटी इन्फॉर्मेशन, कोई ऐसा मिनिस्ट्री होती थी, कुछ नहीं होता था। तो उस समय क्या था, जब कोई ऐसा सब्जेक्ट आया नहीं था या साइबर क्राइम कुछ होता नहीं था, तो उस समय कोई इसके लिए लॉ भी नहीं थे साइबर क्राइम से रिलेटेड। तो अब इस सब्जेक्ट पे यानी आईटी लॉ पे या सब साइबर क्राइम पे कोई ऐसा जब लॉ नहीं था, तो उस समय जब कोई रिक्वायरमेंट नहीं थे तो कोई लॉ नहीं था, यानी कि ये कोई सब्जेक्ट नहीं हुआ करता था। तो अब ये जो सब्जेक्ट है यानी कि ये ऑटोमेटिकली किसको दिया गया है, आपको यूनियन गवर्नमेंट को दिया गया है। यानी कि रेसिडुअरी जो पावर होंगी वो यूनियन गवर्नमेंट उस पर लॉ बनाएगी, तो इसलिए इसको बोला गया। और ये रेसिडुअरी पावर का जो कॉन्सेप्ट है हमने कनाडा से एक्सेप्ट किया है।
और जो कॉन्करेंट लिस्ट है वो भी हमने कहाँ से, उसकी जो लैंग्वेज ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये तो डिटेल में हम पढ़ेंगे जब सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं 8th शेड्यूल के बारे में। तो 8th शेड्यूल में क्या दिया गया है आपका, ऑफिशियल लैंग्वेज है इसमें। तो जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था, ओरिजिनली कितनी थी लैंग्वेज आपकी, 14 लैंग्वेज हुआ करती थी, ठीक है। तो बाद में इसमें क्या हुआ, 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1967 में, तो लैंग्वेज ऐड की गई सिंधी। तो पहली जो एक्स्ट्रा लैंग्वेज हो गई, तो अब क्या हो गई लैंग्वेज, यानी कि 15 हो गई। फिर इसके बाद आपका 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1992 में। तो इसमें 3 लैंग्वेज आपको ने यूज करी है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो ये क्या होगा, इसको अगर याद भी रखना है तो कैसे याद रखते हैं, नमक, यानी कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 15 पहले थी और ये क्या हो गई, 3 ऐड हो गए तो क्या हो गए, 18 हो गई यहाँ पर। फिर इसके बाद आता है 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है। तो उसमें क्या हुआ, उसके थ्रू ऐड किया गया 2003 में 4 लैंग्वेज हमने और ऐड करी। तो कौन कौन सी थी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो ये आपकी 4 हो गई। तो अगर इसको भी याद रखना है तो आप याद कर सकते हैं, बौद्ध मास। तो 18 वो थी आपकी और 4 और ऐड हो गए तो कितने हो गए, 22। यानी कि प्रेजेंटली हमारे यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी लैंग्वेज है आपकी, प्रेजेंट में आपकी 22 लैंग्वेज हैं। ओरिजिनल कितनी थी आपकी, 14। पहले देख लीजिए, पहले फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जब इसका 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 67 में आया तो सिंधी ऐड किया गया। फिर 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आया तो नेपाली, मणिपुर, कोंकणी ऐड किया गया। नहीं, नमक से आप याद कर सकते हैं इसको ट्रिक, ठीक है। और ना इसके बाद जो नेक्स्ट आया 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसमें आया न 2003 में, तो उसमें 4 लैंग्वेज, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली लैंग्वेज ऐड किए गए, जिसको बात करने के लिए बौद्ध मास आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए 8th शेड्यूल हो गया। अब पहुँचते हैं 9th शेड्यूल। तो ये 9th शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th शेड्यूल का जब आपने सुना होगा, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो जमींदारी सिस्टम हुआ था, अंग्रेज़ों ने शुरू किया था, जो ब्रिटिशर्स ने अपने यहाँ पे रूल किया था। जमींदारी सिस्टम सुना होगा, परमानेंट सेटलमेंट सुना होगा, अगर नहीं है तो वो आगे हम लोग लेके आएंगे, ठीक है। तो जमींदारी सिस्टम थी, यानी कि किसी के पास बहुत लैंड हुआ करती थी और किसी के पास कुछ भी नहीं थी। तो उसको गवर्नमेंट ने सोचा कि जमींदारी सिस्टम को कुछ किया जाए, जिससे क्या हो, लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया जाए, यानी कि लैंड एबोलिशन एक्ट आया, जमींदारी एबोलिशन एक्ट। तो जमींदारी जब एबोलिशन एक्ट आया तो इसको ख़त्म करने के लिए, यानी कि कोई संविधान के कोई पार्ट चाहिए कि जिसको बाद में रखा जाए। तो ये बाद में जब रखने के लिए आया गया तो ये कैसे ऐड किया गया था, 1st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। कब ऐड किया गया था ये, 1st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था आपका 1951 में। यानी कि इसका काम क्या था कि जमींदारी से रिलेटेड जो भी एबोलिशन एक्ट्स थे, और इसमें एक प्रोविज़न कर दिया गया था कि इसमें जो भी एक्ट होगा वो क्या होंगे, कोई भी इसमें कोई भी एक गवर्नमेंट यानी सुप्रीम कोर्ट कोई भी इसमें डिसीजन नहीं दे सकती है। एक तरह से बेग आपको बना दिया गया, इसमें जो भी आर्टिकल आएगा वो क्या हो जाएगा, एक तरह से प्रोटेक्ट हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती, कुछ ऐसा। वो भी उनका काम ये था कि जो लैंड, जो इतने इनइक्वलिटीज़ थी इंडिया में, किसी के पास बहुत ज़्यादा लैंड थी और किसी के पास कुछ भी नहीं था, लैंडलेस लेबरर थे या लैंडलेस एग्रीकल्चर पीजेंट्स थे, तो उनको कम करने के लिए, ताकि एक इंडिया एक अच्छे से ग्रोइंग और करे और सोशलिज्म को प्रमोट करने के हिसाब से गवर्नमेंट ने ये सारा एक्ट किया गया। तो पहली बार ये 9th शेड्यूल ऐड किया गया था, यानी कि लैंड रिफॉर्म एक्ट भी इसी को बोला जाता है। यानी कि जो भी 9th शेड्यूल में क्या दिया गया था, लैंड रिफॉर्म की जो भी पॉलिसी आई थी उनमें इनको इसमें प्रिजर्व किया था या प्रोटेक्ट किया था, आप कह सकते हैं। फिर आगे चलते हैं, इसके बाद 10th शेड्यूल आया हमारा
10th शेड्यूल को भी ऐड किया गया था बाई 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 1985 में। इसको बोला जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ जो का प्रोविज़न है वो किस में दिया गया, इसी में दिया गया। एंटी डिफेक्शन हुआ क्या, एक समय था जब बीच में कांग्रेस की ही पूरी गवर्नमेंट शुरू से चल रही थी, फिर इसके बाद जब 50, 84, 85 का दौर आया तो बहुत लोग क्या थे कि आज जैसे जिसकी गवर्नमेंट बन रही है और उसी में पार्टिसिपेट करना चाहते थे। तो यानी कि कोई भी ऐसा एक बाउंडिंग नहीं था कि आप आज जीत के आए हैं इस गवर्नमेंट से या इस पार्टी के नाम पर और आप दूसरी पार्टी में जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे आपको ज़्यादा ऑफ़र किया जा रहा है या कुछ ऐसा जो भी रीज़न रहा था, तो उसको कम करने के लिए ताकि गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी बढ़ सके और जो भी इलेक्टेड मेंबर्स जो लोग आएँ वो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबली एक्ट करें, यानी कि पावर की पॉलिटिक्स की मतलब कम किया जा सके। तो इसलिए 85 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ले आया गया और उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ का प्रोविज़न किया गया। इसमें जनरली 3 प्रोविज़न होते हैं, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला, अगर कोई बंदा है, कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है और वो किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शन जीत के आया, किसी पार्टी से का सदस्य हो जाता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ऐसा है मतलब। तो ये प्रोविज़न हम लोग देखेंगे। पहला क्या, जैसे अगर कह सकते हो कि भाई कोई भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है और वो जीत के इलेक्शन आया है इंडिपेंडेंटली और फिर पार्टी ज्वाइन कर ले किसी की, तो वो क्या होगा, डिफेक्शन के अंदर आ जाएगा। या कोई जैसे पार्टी से इलेक्शन लिया उसने, एक पार्टी से इलेक्शन जीता, पार्टी से किसी पार्टी से, और वो किसी अदर पार्टी में चला गया है, तो क्या होगा, यहाँ पर भी एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा। दूसरा क्या था कि जैसे कोई नॉमिनेटेड, आपने सुना होगा नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं 12 राज्यसभा में और 2 इस होते थे, अब होने नहीं है इस समय तो प्रेजेंट में है, लेकिन जब ये अगली लोकसभा आएगी तो वहाँ पर नॉमिनेशन नहीं किया जाएगा एंग्लो इंडियंस का। 2 नॉमिनेटेड जो मेंबर होते थे वो किसी पार्टी के अगर विथिन 3 मंथ है, अगर 3 मंथ के अंदर किसी पार्टी में अगर शामिल हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज उसके बाद किसी अदर पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो वो भी किस में आ जाएंगे, एंटी डिफेक्शन के अंदर आ जाएंगे। तो ये प्रोविज़न है और इसमें हम डिटेल में देखते हैं फिर, ठीक है। तो अगला जो आप पार्ट का अर्ज करते हैं 11th शेड्यूल के बारे में बात करते हैं। 11th शेड्यूल में आप सुना होगा, इसमें क्या दिया गया, प्रोविजंस फॉर पावर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इज ऑफ पंचायत। ये किस में ऐड किया गया था, एडेड बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में ऐड किया गया था। यानी तो इसमें क्या दिया, प्रोविजंस दिए गए किससे रिलेटेड, पंचायत के पावर, जैसे उनको टैक्स लगाने का अधिकार है या नहीं है, या उनको लोकल प्लानिंग करने का अधिकार कैसे दिए जाएंगे या किस हद तक उनको राइट दिया जाएगा। तो ये प्रोविजंस कितने हैं, किस में दिए गए हैं, आपके 11th शेड्यूल में दिए गए और कब ऐड किए गए थे ना, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन, जब आपको पंचायती राज यानी कि लोकल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला हुआ था तब इनको ये राइट्स दिए गए थे, ठीक। तो कब दिया गया था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में दिया गया था, ठीक है। तो और इसमें देख ये भी पूछते हैं, क्वेश्चन आया है 2020 में कि हाउ मैनी सब्जेक्ट्स आर मेंशन फॉर द पंचायती राज सिस्टम इन द, मतलब कि कितने सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसपे पार्लियामेंट पंचायती राज को देने के लिए संविधान ने प्रोविज़न किया था, भले वो अभी भी किसी भी पार्लियामेंट या किसी भी पंचायत को ट्रांसफ़र नहीं किए गए। तो ये ऐसे 29 सब्जेक्ट्स हैं जिस पे स्टेट चाहे उनको लगता है कि गवर्नमेंट को, लोकल गवर्नमेंट को पावर देनी चाहिए, तो वो 29 सब्जेक्ट हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन यही आता है, कई बार आया है, 2020 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ मैनी सब्जेक्ट इन द शेड्यूल 11 फॉर विच मेंशन फॉर द पंचायती राज सिस्टम। तो ये अभी तक किसी भी गवर्नमेंट ने जनरली तक दिया नहीं है, किसी स्टेट ने ट्रांसफ़र किया है और ये एज अ लीगल ऑब्लिगेशन है बट नॉट बाइंडिंग नहीं है, इसलिए आप कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। अब लास्ट शेड्यूल जो आपका बचता है 12th शेड्यूल है, इसमें क्या है, इसमें म्यूनसिपाल्टीज़ यानी कि प्रोविजंस, जैसे उसमें था आपका प्रोविजंस फॉर पंचायत, यानी इसमें क्या था, प्रोविजंस
रिलेटेड टू क्या है, म्यूनसिपालिटीज़ या अर्बन लोकल बॉडीज़ जैसे बोलते हैं। तो इसमें ये भी ऐड किया गया था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। ठीक, तो इसमें भी सब्जेक्ट पूछता है, तो सब्जेक्ट ऐसे पूछा तो नहीं गया लेकिन पूछ सकता है, क्योंकि अब लोकल अर्बन बॉडी में कहीं इलेक्शन हो रहे हैं, कहीं चेंजमेंट हो रहा है तो पूछता है। तो इसमें कितने सब्जेक्ट हैं आपके, 18 सब्जेक्ट हैं। ये हैं आपके पूरे शेड्यूल, आपको जैसे 12 तक बताएं। ये तो हमने डिटेल डिस्कशन लगभग किया, और आपको शॉर्ट ट्रिक भी हम बता देते हैं, जैसे आपको याद रहेगी। एक जनरली क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस शेड्यूल में कौन सा पार्ट दिया गया है, यानी कि 5th शेड्यूल में क्या दिया गया है या 6th शेड्यूल में क्या दिया गया है। तो उसके लिए हमने ट्रिक बनाई है। तो उसको क्या लिखते हैं आप देखिए, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टी से मतलब क्या आपका, टेरिटरी। तो टेरिटरी में आपको यूनियन और स्टेट, जैसे हमने बताया आपको वहाँ पर यूटीज़ के बारे में और स्टेट के बारे में। दूसरे में क्या है, एमोलूमेंट्स, यानी कि एमोलूमेंट अलाउंसेस। ये सब किसके थे, प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा स्पीकर, राज्यसभा के चेयरमैन, डिप्यूटी चेयरमैन। तो ये सब किसके एमोलूमेंट दिए गए हैं। दूसरा क्या है, अफर्मेशन, यानी कि ओथ और अफर्मेशन हमने बताया किसके बारे में दिया, मिनिस्टर्स के दिया गया है, या जो कैंडिडेचर है, चाहे पार्लियामेंट का हो या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए इलेक्शन लड़ रहा हो, या फिर आपके मिनिस्टर्स हों या चीफ मिनिस्टर्स हों, तो वो सब किसके आएंगे, अफर्मेशन लेंगे। या फिर जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के, और सीएजी भी। तो ये किसका दिया है, थर्ड पार्ट में। चौथे में क्या गया है, राज्यसभा, आप देख रहे होंगे। राज्यसभा में क्या था, एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर द राज्यसभा की, जैसे यूपी में मैक्सिमम कितनी है, 31। तो ये सब आ सकता है। तो चौथे में क्या है, राज्यसभा दिया गया। फिर 5th जो है, 5th शेड्यूल में क्या दिया है, शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया। यानी कि हमने क्या बताया था कि एडमिनिस्ट्रेशन इन शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया के बारे में दिया गया है, यानी कि 5th में है। तो यानी कि टीयर्स पूरा हो गया। ऑफ ओ से क्या दिया है, अदर शेड्यूल्ड एरिया। अदर शेड्यूल्ड एरिया मतलब क्या है आपका, यानी कि जो हमने 4 दिखाए थे आपको, यानी कि प्रोविजंस रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन इन आसाम, मिज़ोरम, मेघालय और त्रिपुरा। तो ये हो गया अदर। फिर एफ से क्या आपका, फंक्शन बिटवीन, क्या था फंक्शन बिटवीन स्टेट और सेंटर, यानी कि स्टेट एंड सेंटर के बीच में, जैसे बताया था यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये क्या हो गया, फंक्शन हो गया। फिर ओल्ड, फिर ओ से क्या आपका आया था, ऑफिशियल लैंग्वेज। हमने बताया था कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज थी आपकी, 22। प्रेजेंट में 22 हैं, पहले कितनी ओरिजिनल थी, 14। तो ये क्या हो गया, ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया। फिर एल से आ गया, यानी कि लैंड रिफॉर्म एक्ट, जो भी हमने बताया, जमींदारी या पोल्यूशन, यानी कि लैंड रिफॉर्म से जो भी रिलेटेड एक्ट थे वो किसमें थे, 9th शेड्यूल में आ गया। फिर 10th शेड्यूल में क्या है, डिफेक्शन, यानी कि जो भी दल बदल कानून है, यानी कि डिफेक्शन वाला जो कानून होगा वो इस पर काम करेगा। किस में दिया है, 10th शेड्यूल पे। फिर आपका क्या आ गया, 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल में क्या दिया गया, पंचायत, यानी कि प्रोविजंस रिलेटेड टू पंचायत दिया गया। जैसे आपको बताया था कि इसमें कितने सब्जेक्ट हैं, 29 सब्जेक्ट हैं। फिर इसके बाद लास्ट क्या आया, म्यूनसिपालिटीज़, यानी अर्बन लोकल बॉडीज़ के बारे में दिया गया है। तो ये इसमें कितने सब्जेक्ट हैं, 18। तो ये आपका देख रहे हैं कि ये सारे प्रोविजंस आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, क्योंकि मैचिंग में कभी कभी आ जाता है कि 6th शेड्यूल में क्या दिया है, 5th शेड्यूल में क्या दिया गया है। तो ये सब आप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस एंड थैंक यू सो मच। हम बहुत जल्दी हाजिर होंगे नेक्स्ट क्लास में।